गोवा लोग आज हम लोग देखेंगे अनंत लंबाई वाले आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो यहां पर हमारे पास एक अनंत लंबाई का तार है जिस पर आवेश दिया गया है और इस आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना है। तो पहले से यहां पर हम गॉसियन सतह ले लिए हैं, लेकिन हमको क्या करना है, यहां पर एक बिंदु लेना है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। और यहां पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालने के लिए हम लोग गॉस का नियम यूज करेंगे। और गॉस का नियम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये आवेशित जो तार है वो बिंदु आवेश नहीं है, एक फैला हुआ आवेश है, इसलिए यहां पर कूलम का नियम हम लोग नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हम लोग गॉस का नियम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस लंबे आवेशित तार पर हम लोग गॉस का नियम लगाएंगे और इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर जो ये आवेशित तार लिए हैं इसका रेखीय आवेश घनत्व होगा। आपको पहले बता चुके हैं, अगर कोई लंबा तार है तो इसका जो आवेश घनत्व होगा वो होगा लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व। क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व आप लोग पढ़ चुके हैं, लैम्डा इक्वल टू होता है L Q बाय L। प्रति एकांक लंबाई पर मौजूद आवेश को क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। तो ये जो तार यहां पर लिए हैं इसका अनंत लंबाई है, तो हमको पता नहीं है कि इस पे कितना आवेश है इस लेंथ पे। तो यहां पर मान लेंगे कि ये जो तार है उस पर जो आवेश है उसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। अब हमको जितना लंबाई जरूरी होगा उसको लैम्डा से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना आवेश है। अगर हम लोग ये जो गॉसियन सतह लिए हुए हैं, ये जो गॉसियन बंद सतह है, इस गॉसियन बंद सतह का अगर त्रिज्या देखें तो ये R है और इसका अगर लंबाई ले तो लंबाई इसका हो जाएगा L, इसका लंबाई L लिए। अब ये जो गॉसियन सतह जो बना है इसके अंदर क्या मौजूद आवेश है उसे पता करने के लिए हम लोग यूज कर लेंगे यहां से कि कितना इसमें आवेश मौजूद है। Q इन जो है वो कितना आवेश मौजूद है इसके अंदर, वो हो जाएगा लैम्डा इंटू L। तो ये जो आवेशित तार है उसका रेखीय आवेश घनत्व दिया हुआ है लैम्डा। और यहां पर हम लोग गॉसियन सतह जो लेंगे उसका लंबाई और उसका त्रिज्या जो होगा वो पहले से पता होगा, ठीक, वो हम लोग मान लेंगे कि R इसका त्रिज्या है और इसका जो लंबाई है वो L है। तो अब इस L लंबाई वाले जो ये जो बेलन है, ये जो सिलेंडर गॉसियन सतह, इसके अंदर जो आवेश मौजूद होगा, यानी सिर्फ यहां से यहां तक, ये जो यहां दिख रहा है तार, इतना दूर में जो आवेश मौजूद होगा वो आपका हो जाएगा Q इन इक्वल टू लैम्डा इसका रेखीय आवेश घनत्व हो गया और इसका लंबाई क्या है? L। तो इसको L से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? Q बाय L। एकांक लंबाई में प्रति एकांक लंबाई मौजूद आवेश को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। तो यहां से पता चल गया कि इस गॉसियन सतह के अंदर कितना आवेश मौजूद है, इतना बात पता चल गया। ये सब आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक। कहां गया मिटाने वाला? अब हम लोग गॉस के नियम से जानते हैं कि कोई भी बंद सतह है उसमें जो कुल फ्लक्स जो निकल रहा होगा बंद सतह से वो हो जाएगा उसमें मौजूद आवेश Q इनसाइड द क्लोज सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी इस बंद सतह से जो कुल फ्लक्स निकल रहा होगा, कुल विद्युत फ्लक्स निकल रहा होगा, वो होगा इसके अंदर, इस गॉसियन सतह के अंदर मौजूद आवेश बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग गॉस के नियम से पता चला है ये, ठीक। अब क्या करेंगे, इसी नियम को हम लोग लगाएंगे इस गॉसियन सतह पर। तो यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर आप समझिए, इससे पहले जब हम लोग देखे थे गॉस का नियम जब प्रूव किए थे तो उसमें क्या किए थे, एक गोला हम लोग ले लिए थे। क्या लिए थे? गोलीय सतह लिए थे। क्या लिए थे? गोलीय सतह। और इसके केंद्र पर हम लोग आवेश रख दिए थे Q। तो यहां से विद्युत बल रेखा जो है बाहर निकल रहा था, विद्युत बल रेखा बाहर निकल रहा था। तो यही इसका होता था फ्लक्स। और इस फ्लक्स को अगर हम लोग निकालना चाहते थे तो हम क्या करते थे, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकाल लेते थे और एक छोटा सा टुकड़ा यहां पर लेते थे, क्षेत्रफल का छोटा सा टुकड़ा जिसका नाम हम लोग देते थे dA। और इस छोटे से क्षेत्रफल के लिए इसका क्षेत्रफल सदिश हो जाता था dA वेक्टर, dA सदिश।
और इस DA सदिश और E सदिश के बीच में जो है बनता था जो एंगल, वो होता था 0 डिग्री। और इस तरह इसको जो है इंटीग्रेट कर देते थे EDA, जिससे हमको टोटल नेट फ्लक्स जो है पता चल जाता था। 0 से लेकर के इसे 4πr² तक इसे हम लोग इंटीग्रेट कर देते थे। तो इससे क्या होता था, हमको कुल फ्लक्स जो है इस बंद सतह से निकल जाता था। अब यहां पर इंटीग्रेशन करने का जरूरी क्यों पड़ा? इसलिए जरूरी पड़ा क्योंकि यहां पर जो है सभी जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा क्या है, अलग अलग है। सभी जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा अलग अलग है। इसीलिए एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए और वहां पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता और जो सदिश क्षेत्रफल है उससे हम लोग फ्लक्स का मान निकाल लिए और इसको हम लोग इंटीग्रेशन के मदद से सारे जगह से जो विद्युत फ्लक्स निकल रहा होगा उसे निकाल लिए। अब यही सेम चीज जो है यहां भी अप्लाई करना है, यही सेम चीज यहां भी अप्लाई करना है। लेकिन यहां पर ये जो गोलीय सतह था, तो ये वक्र सतह जो था ये पूरा एक ही तरह का था, ठीक। लेकिन अगर बात करें यहां का, तो यहां पर क्या है, एक कर्व सतह। ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट होगा ये कर्व सतह हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट होगा ये कैसा सतह है, ये कर्व सतह है, वक्र सतह है। और ऊपर में जो आपको दिख रहा है ये फ्लैट है, ये क्या है, समतल। ये क्या है, प्लेन, ये समतल है। और नीचे भी जो होगा ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या है, समतल है। अब बात अगर करें हम लोग, यहां पर जो विद्युत बल रेखाएं जो निकल रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, बाहर की तरफ निकल रहा होगा। चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रहा होगा। अगर यहां पर चेक करें तो यहां पर विद्युत बल रेखाएं चारों तरफ निकल रहा होगा, तार से चारों तरफ निकल रहा होगा, ठीक। तो अब अगर हम लोग इस विद्युत बल रेखाओं को अगर गिनना चाहे तो वो संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग यहां पर जो है फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। तो अब ये बताइए, ऊपर जो सतह है वहां पर भी विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। और ये वाला जो सतह है, वक्र सतह जो है, वक्र सतह से हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। और ये जो ऊपर जो सतह एक है, इसका अगर नाम हम लोग लिख दें, इसका S1 नाम दे दें, और ऊपर वाले सतह का नाम दे दें S2 और नीचे वाले सतह का S3, तो हम लोग को जो है फाई जो है S1 भी निकालना पड़ेगा, फाई S2 के लिए भी निकालना पड़ेगा और फाई S3 के लिए भी निकालना पड़ेगा। और जो टोटल फ्लक्स होगा, कुल फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा हमारा Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस फ्लक्स को निकालने के लिए हमें FS1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S3 तीनों निकालना होगा। और इसके अंदर जो मौजूद आवेश होगा उसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देंगे। तो ये जो है गॉस का नियम, यही हमें यहां पर लगाना है। तो चलिए एक बार जो है इसे थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं और उसके बाद इसका डेरिवेशन करते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग को क्या करना है, विद्युत फ्लक्स यहां पर निकालना है अलग अलग सतह के लिए। जो वक्र सतह जो है, ये तार के चारों तरफ जो वक्र सतह है, इससे जो विद्युत फ्लक्स निकल रहा होगा इसे भी निकालेंगे। और जो ऊपर में जो फ्लैट सतह होगा, सर्कुलर, ठीक ना, वृत्ताकार जो ऊपर में सतह होगा, प्लेन सतह जो होगा समतल, और नीचे जो होगा समतल सतह, इस दोनों से भी फ्लक्स निकालेंगे। लेकिन यहां पर विद्युत बल रेखा जो है सिर्फ और सिर्फ वक्र सतह से निकल रहा होगा। तो फ्लक्स का मान जो है सिर्फ S1 सतह से ही प्राप्त होगा और FS2 सतह से यहां पर 0 हो जाएगा और FS3 0 हो जाएगा। ये कैसे होगा ये हम लोग आगे अभी पता करेंगे, ठीक। अभी बोर्ड को थोड़ा साफ करते हैं और इसका डेरिवेशन अच्छे तरीका से हम लोग करेंगे। जो भी इसमें कंसेप्ट था आपको अब समझ में आ गया होगा। गॉस का जो नियम था वो क्या था, कुल फ्लक्स जो होगा बंद सतह से, वो क्या होगा, उसमें मौजूद आवेश के 1/ε0 गुना होगा। तो चलिए अब हम लोग डेरिवेशन इसका देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक लंबा हम लोग आवेशित तार ले लेंगे जिसका कि रेखीय आवेश घनत्व जो होगा, इसका क्या होगा, लैम्डा। अब यहां पर हम लोग गॉस का नियम लगाएंगे, तो उसके लिए एक बंद सतह लेते हैं। यहां पर अगर एक गोलाकार सतह लेते तो उससे क्या हो जाता, उसे निकालना संभव नहीं रहता, क्योंकि फिर हमको सिमेट्रिक नहीं मिलता, हर जगह आर का मान जो है वो बदल जाता। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, बेलनाकार सतह यूज किए। कैसा सतह लिए, बेलनाकार सतह। अब यहां से ये बिंदु जो है ये P बिंदु है और इसी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है।
तो इसका जो त्रिज्या लिए बेलन का वो त्रिज्या क्या है इसका r, और इसका जो लंबाई है वो लंबाई हो गया इसका l। अब इस बिंदु P पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक dA1 एक सदिश एक क्षेत्रफल लेंगे और इसका जो सदिश क्षेत्रफल होगा वो dA1 वेक्टर होगा बाहर की ओर। ठीक, हम लोग पढ़े हुए हैं पहले, सदिश क्षेत्रफल जो लेते हैं उसका दिशा आउटवर्ड लेते हैं, बाहर की ओर लेते हैं, और ये क्या होता है सतह से 90 डिग्री, सतह से क्या होता है 90 डिग्री। और इसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो वो भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो जो सदिश क्षेत्रफल है वो भी बाहर हो गया और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी बाहर हो गया। और इस दोनों के बीच में अगर हम लोग देखें थीटा का मान तो वो कितना है 0 डिग्री। इस दोनों के बीच में अगर थीटा का मान देखें इसके और इसके बीच में तो वो क्या है 0 डिग्री। जो dA1 वेक्टर है और E वेक्टर जो है उसके बीच में थीटा का मान क्या है 0 डिग्री। और अब क्या करेंगे, इससे हमें जो है फ्लक्स इसका नाम दे देते हैं S1 सतह, और इस सतह का नाम दे देते हैं S2, और इस सतह का नाम देते हैं S3। तो अब dA1 जो वेक्टर है वो ले लिए हैं हम किस पे, इस पे ले लिए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग dA2 वेक्टर जो है इस सतह पर भी लेंगे, ये हो गया हमारा dA2 क्षेत्रफल, और इसका जो होगा इसका जो dA वेक्टर होगा dA2 वेक्टर वो होगा नीचे की ओर परपेंडिकुलर, सतह से परपेंडिकुलर। और अगर बात करें यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वो भी किधर होगी, बाहर की तरफ होगा। अगर इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, क्योंकि आपको अभी समझा दिए थे तार के चारों तरफ क्या होता है, बाहर की ओर विद्युत बल रेखाएं जा रही होती है, और बाहर की ओर जो है इससे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। इसको एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर फैला हुआ अगर आवेश है, अगर बात करें हम लोग इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो इस बिंदु पर अगर यहां से एक छोटा सा एलिमेंट ले ले और यहां पर छोटा एलिमेंट, तो इसके वजह से जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा वो इस साइड होगा। E इसका नाम दे दे यहाँ पर Q1 और इसका नाम Q2, तो यहां पर हो जाएगा, अगर P बिंदु है तो इसका हो जाएगा P1, और अगर इस जगह से देखें तो ये हो जाएगा इधर EP2। और अगर इसका हम लोग घटक अगर तोड़े तो दो घटक टूटेगा, एक घटक इधर और एक ऊपर। ठीक उसी तरह नीचे वाले के लिए एक घटक इधर होगा और एक घटक नीचे। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं क्या ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो दिशा हो जाएगा वो किधर हो जाएगा, एकदम परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, एकदम परपेंडिकुलर, किससे, इस तार से। क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा, तो इसका जो घटक होगा ऊर्ध्वाधर घटक वो एक दूसरे क्या कर रहा होगा, कैंसिल कर दे रहा होगा। तो ये बात समझिए, इसीलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है क्या है, इधर इस रेखीय तार जो है, ये तार जो है इससे क्या है, सीधा 90 डिग्री पे निकला हुआ है। अब यहां पर जो है E वेक्टर और dA वेक्टर जो है उसके बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री। और एक सतह जो है हम यहां पर भी ले लेते हैं, तो यहां पर अगर देखें तो इसका हो जाएगा, इसका हम लोग क्षेत्रफल ले लेते हैं dA3, तो ये हो जाएगा dA3 वेक्टर। और यहां अगर बात करें, अगर इस साइड बनाते हैं तो इधर देते हैं हम लोग, यहां इस साइड दे देते हैं, तो E का जो है वैल्यू इधर हो गया। और यहां पर भी कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अगर हम लोग को यही चीज जो है यहां पर अगर लेना होता है इस साइड, तो इस साइड हम लोग लेते हैं। वही बात है, ये दोनों आप देख लिए, समझ गए आप। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर ले या इधर, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये क्या था, S3 सतह था। यहां पर एक इस पूरा फ्लैट सतह में कहीं भी ले लीजिए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर हो गया dA3, और इसका जो सदिश क्षेत्रफल होगा वो dA3 सदिश हो जाएगा। और इधर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो गया E, तो इसके बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सतह S1 के लिए फ्लक्स, सतह S2 के लिए फ्लक्स और सतह S3 के लिए फ्लक्स देखेंगे। तो हम लोग लिखते हैं पहले गॉसियन सतह पर, या लिख लेते हैं बेलनाकार सतह पर। बेलनाकार सतह पर गॉस का नियम लगाने पर, जिसपे हम लोग गॉस का नियम लगाते हैं उसे गॉसियन सतह कहते हैं। तो इस बेलनाकार सतह पर हम गॉस का नियम लगाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फाई कुल जो होगा फ्लक्स वो क्या होगा, जितना आवेश मौजूद होगा उसके अंदर मौजूद आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट।
तो अब यहां पर आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसका जो रेखीय आवेश घनत्व क्या था, लेमडा, और अगर इसका लंबाई l है तो इसके अंदर जो मौजूद आवेश होगा Q इन जो होगा वो होगा लेमडा इंटू एल। क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल। तो यहां पर अब कुल फ्लक्स निकालना है बंद सतह से। तो यहां पर एक S1 सतह है, S2 सतह है और S3। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फा S1 प्लस फा S2 प्लस फा S3, और ये हो जाएगा हमारा Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। और Q इन जो है हम लोग अभी यहां पर देख लिए, ये है हमारा लेमडा एल। तो इसको यहां पर पुट कर देंगे लेमडा एल, और साइड में लिख देंगे Q इन इक्वल टू क्या है, लेमडा एल। अब यहां पर जो है विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग को पता है, इस छोटा सा टुकड़ा के लिए विद्युत फ्लक्स जो होगा वो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वो हो जाएगा हमारा E वेक्टर और dA वेक्टर प्लस E वेक्टर और dA 2 वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट dA 3 वेक्टर। यहां पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जो फ्लक्स निकालते हैं उसके लिए क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये हो गया E डॉट dA वेक्टर प्लस E डॉट dA 2 वेक्टर प्लस E डॉट dA 3 वेक्टर। और इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग छोटा छोटा पार्ट लिए हुए हैं, तो ये छोटा सा टुकड़ा लिए हैं और इससे क्या कर रहे हैं, पूरे वक्र सतह का हम लोग को विद्युत फ्लक्स चाहिए, इसीलिए इसको इंटीग्रेट किए हैं। ये हो गया हमारा S1 सतह के लिए, ये हो गया S2 सतह के लिए, और ये S3 सतह के लिए। तो अब इसको जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट को अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा dA1 cos, और यहां पर कितना होगा डिग्री, यहां पर हो जाएगा थीटा 0 डिग्री। और बात करें अगर यहां पर तो ये हो जाएगा हमारा dA2 cos 90 डिग्री, और प्लस यहां पर हो जाएगा S3, ये हो जाएगा E dA3 और cos 90 डिग्री, और यहां पर हो जाएगा लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये भी रहेगा हमारे पास लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग को पता है कि जो cos 90 डिग्री होता है उसका वैल्यू होता है 0। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। और इस तरह जो है ये टर्म हो जाएगा 0, तो ये पूरा पूरी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये भी टर्म क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। तो इस पार्ट के लिए अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास E dA1, और ये S1 सतह के लिए लिए हुए हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, और E को हम लोग बाहर कर लेते हैं, और जो dA है वो हमारा अंदर रह जाएगा। और S1 सतह के लिए देख रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम लोग आगे इधर इस साइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये क्या है अभी S1 सतह के लिए है, ये है E को बाहर निकाल दिए हैं, और ये हो गया हमारे पास dA1। अब S1 सतह का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा क्या, 0 और 2 पाई आर एल। वक्र सतह का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 2 पाई आर एल, और इस साइड है हमारा लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से ये हो जाएगा E, और ये अंदर आ जाएगा 2 पाई आर एल माइनस 0, और ये हो गया लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया E 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। एल से एल खत्म हो गया, और E इक्वल टू आ गया हमारे पास लेमडा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये है हमारा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का जो व्यंजक है यही है हमारे पास, लेमडा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। लेमडा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। तो यहां पर जो है इस बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता अगर देखें, या अगर यहां से इस बिंदु पर अगर हम लोग देखें, तो यहां पर भी जो होगा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता जो होगा वो होगा हमारे पास लेमडा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर जो है आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला में लेमडा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है E है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, यानी जैसे जैसे दूरी क्या होगा, दूरी अगर बढ़ाएंगे तो इसका मान E का मान क्या होगा, घटेगा। अगर यही दूरी अगर हम लोग क्या करेंगे, दूरी को अगर हम लोग कम करेंगे तो E का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये जो हमारे पास तार है, इस तार से अगर बिंदु A दिया हुआ है, अगर बिंदु B दिया हुआ है और बिंदु C दिया हुआ है,
तो सबसे ज्यादा जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा वो ए पे होगा, ई पे उससे कम होगा और ईसी पे उससे कम, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, घटेगा। दूरी बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान घटेगा। तो ये था आपका एक अनंत लंबाई वाले आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जो आगे है हम लोग प्लेन सीट के लिए करेंगे, पतला सा जो सीट है उसके लिए करेंगे, यानी चादर के लिए करेंगे। किसके लिए, चादर के लिए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो आप देखें, नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका। ठीक, थैंक यू।